20 साल एक इंसान को अपने घर वापस लौटने के लिए 20 साल तक भटकता रहा। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक एडवेंचर ही था या फिर हर इंसान का एक सबसे बड़ा सबक। तो ऐसे ही कहानी कुछ नोलन चच्चा लेके आए और बहुत से लोगों को इस कहानी में कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डीप फिलोसॉफिकल कहानी है। ये कोई ऐसी ही एडवेंचरस कहानी नहीं है। मैंने देखे बहुत से लोगों की रिव्यूज़ के मतलब को बहुत ही भला बुरा बोल रहे हैं ओडिसी को, हालांकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं उन सारी फिलोसॉफी को काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा और काफ़ी शॉर्ट में सब ख़त्म कर दूँगा। तो एंड तक बने रहना। और अगर तुम मेरी चैनल पे नए हो और पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना और दूसरों को भी शेयर करना, ताकि वो भी ऐसा हेट ना फैलाए इस मूवी को। वीडियो की शुरुआत करते कि क्यों इसे ग्रीक महाभारत कहा जाता है। तो जैसे कि महाभारत अगर तुमने पढ़ी हो या कहीं भी देखी हो तो तुम्हें पता होगा कि जब भी तुम अर्जुन को देखते हो ना, तो उससे ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि हम ही उधर युद्ध के मैदान में खड़े हो, क्योंकि उसकी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कि उसके सामने जो कौरव्स खड़े थे उसमें दुश्मन थे, वो हमें याद दिलाते थे कि ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है। और कृष्ण जो थे वो उसकी मदद करते थे ताकि वो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, वो सिर्फ रास्ता दिखाते थे। तो ऐसा ही कहानी कुछ ओडिसियस की कहानी है। तो ओडिसियस की कहानी में उसकी घर वापसी उसका सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है, और जो समुंदर है वो उसकी ज़िंदगी, और जो उसकी नाव है वो सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है, वही उसे दिशा दर्शा सकता है। और जो उसमें बीच बीच में जो आइलैंड्स आते थे जहाँ पर ये लोग फंस जाते थे, प्रॉब्लम्स आ जाती थी, वो इसकी लाइफ की और हमारी लाइफ की दोनों की प्रॉब्लम है। वो ट्रोजन वॉर को ख़त्म होने में टोटल 10 साल लग जाते हैं और ओडिसियस अपने घर वापस जाना चाहता है इथेका, और यही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है। और ये हमें एक काफ़ी अच्छी सी सीख सिखाता है कि किसी भी वॉरियर के लिए या किसी भी सोल्जर के लिए सबसे बड़ी जीत किसी भी युद्ध को जीतना नहीं होता, उसके लिए सबसे बड़ी जीत होती है अपने घर जिंदा वापस जाना, सही सलामत जाना। और यही ओडिसियस की कहानी हमें काफ़ी अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझाती है। ये मूवी नोलन की बाकी मूवीज से काफ़ी ज़्यादा अलग है। वो सारी मूवीज़ कॉम्प्लिकेशंस में आपको फंसा देती थी, और ये मूवी आपको इमोशंस में उलझाए रखती है। अगर आप इसके इमोशंस फील करवा पा रहे हो, खुद को फील करवा पा रहे हो ना, तो तुम ओडिसियस को समझ जाओगे, वरना तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगे। इसमें हम ओडिसियस को देख के काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि ओडिसियस ईगो, टेम्पटेशन, फियर और सेल्फ डिस्कवरी हमें काफ़ी अच्छे से समझाता है, क्योंकि उसकी लाइफ भी ऐसे ही उलझ जाती है ट्रोजन वॉर के बाद। क्योंकि ट्रोजन वॉर के बाद उसे ऐसा घमंड आ जाता है कि भाई उसकी वजह से ट्रोजन वॉर उसने जीता ही, उसने प्लान बनाया, वो एकदम मास्टर प्लान निकला, और जो कि सच भी है। लेकिन जब पोलीफेमस से इसका सामना होता है और जब इसका बाप उसे श्राप दे देता है, तब इसे पता चलता है कि ये दुनिया के सामने वो कुछ भी नहीं है। और तब जाके फाइनली इसे समझ में आता है कि ईगो कितनी ख़राब चीज़ होती है, कि ईगो तुम्हें बर्बाद करने में एक भी सेकंड नहीं लगाएगी। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, इसलिए हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई पोसाइडन होना ज़रूरी है, जो हमें हर पल पे हमारी औकात दिखाता रहे। तब जाके ओडिसियस को भी समझ में आता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई उसकी दूसरों से नहीं बल्कि खुद से ही है। तुम्हारी लाइफ का पोसाइडन कौन है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं पढ़ूंगा तुम्हारे कमेंट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पोसाइडन के दिए गए श्राप की वजह से ओडिसियस को फाइनली समझ में आ जाता है कि ईगो की वजह से जो फैसले लिए जाते हैं ईगो में, वो सारे फैसलों की वजह से पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो सकती है। तो अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, जो कि है सायरेंस वाला, जिसमें ओडिसियस को बांध दिया जाता है, क्योंकि सायरेंस वहाँ पर गाना गा रहे होते हैं और ग्रीक सोल्जर्स अपने कानों में वैक्स डाल देते हैं ताकि वो कुछ सुन ना पाए। तो यहाँ पर ओडिसियस हमें काफ़ी अच्छी बात सिखाता है कि ऐसे ही हमारी लाइफ में भी सायरेंस आते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर सोशल मीडिया है, जो हमारी लक्ष्य से हमें हमेशा भटकाते रहते हैं। जैसे कि ओडिसियस ने खुद को सेल्फ कंट्रोल करने के लिए वहाँ रस्सी से बांध दिया था, वैसे ही हमें भी खुद को रस्सी से बांधना पड़ता है। वैसे कि हमारा दिमाग है, उसे कंट्रोल में रखना सीखना पड़ता है। यही होता है सेल्फ कंट्रोल। एक और मेरा फेवरेट पार्ट आता है, जो कि सरसी वाला पार्ट, जो कि इसके ग्रीक सोल्जर्स को सुअर में बदल देती होती है। तो ये हमें काफ़ी अच्छे से बात सिखाता है कि वो कोई सुअर नहीं बना रही होती ग्रीक सोल्जर्स को, बल्कि ग्रीक सोल्जर की जो इच्छाएं होती है, जो उनका डिज़ायर होता है ना, वही उन्हें ऐसी सुअर बनाने पे मजबूर कर देता होता है। मतलब वो कोई फिजिकली सुअर नहीं बने थे, वो दिमाग से ही पैदल थे सबके सब। इसलिए इस कहानी में सरसी एक डिज़ायर के सिंबल का रोल प्ले करती है। और रही बात ओडिसियस की, तो वो सुअर नहीं बनता है,
क्योंकि वो उस खुद की इच्छाओं पर, खुद की कामनाओं पर एकदम संयम रखता है, मतलब एकदम सेल्फ कंट्रोल रखता है, ऐसे डिसिप्लिन में रहता है, वो कभी मक्कमता नहीं तोड़ता अपनी। हमें काफ़ी अच्छी बात सिखाता है कि जब भी कोई इंसान अपनी डिज़ायर के चक्कर में, प्लेजर के चक्कर में पड़ जाता है ना, तो खुद की ह्यूमैनिटी खो देता है। कहीं तुम भी प्लेजर के चक्कर में ह्यूमैनिटी तो नहीं खो रहे ना? चलिए अब बात करते हैं आगे स्काइला और कैरिबिडीज़ की। तो मतलब कैरिबिडीज़ मतलब वो वर्लपूल टाइप का जो होता है, और स्काइला वो 6 मुंह वाला मॉन्स्टर होता है। तो यहाँ पर ओडिसियस को डिसाइड करना पड़ता है, या तो अपने 6 सोल्जर्स दान में दे दे उस मॉन्स्टर को, या फिर सबके सब वो वर्लपूल में जाके मारे जाए। तो ऐसे फैसले हमारी लाइफ में भी ज़रूर आते हैं। तो बस यही हमारी लाइफ है, ऐसे डिसीज़न हमारी लाइफ में भी आते हैं। और जब भी हम 2 डिसीज़न में से कोई एक डिसीज़न लेते हैं तो किसी न किसी को तो चोट पहुंचती है, लेकिन जिसमें सबसे कम चोट पहुंचने वाला जो रास्ता होता है ना, वही सबसे बेहतर रास्ता होता है, याद रखना। अब आता है मेरा एक और फेवरेट पार्ट, जो कि है कैलिप्सो वाला। ये इसे लग्जरी लाइफ ऑफर करती है, मतलब इमोर्टलिटी दे देती है, और काफ़ी अच्छे से इसे बेहतरीन लाइफ दे सकती है, काफ़ी अच्छे से ये जी भी सकता था, लेकिन ये मना कर देता है। क्यों? यहाँ पर ओडिसियस साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे इथिका वापस जाना होता है। यहाँ पर ओडिसियस हमें ये समझाना चाहता है कि हमारी असली ज़िंदगी का मज़ा किसी एकदम परफेक्ट लाइफ में नहीं होता है, बल्कि उसका असली मज़ा होता है हमारे लोगों के साथ जीने में, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनके साथ जीने में। कहानी में एक और बहुत सी इंपॉर्टेंट डिटेल है जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, जो कि है एथेना। ये ओडिशस का हर मामलों में साथ देती है। जब भी पोसाइडन का श्राप इस पे असर करता है, तब इसका साथ एथेना देती है। एथेना का रोल यहाँ पर एकदम सिंपल है, वो एकदम विस्डम का सिंबल है। मतलब जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो विस्डम का सहारा लेने पर वो प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाती है। आती है ओडिसियस की फाइनल सीख। तो ओडिसियस हमें यही सिखाना चाहता है कि जब वो 20 साल पहले जब युद्ध के लिए निकला था, तब वो एकदम अलग बंदा था, और जब 20 साल वापस आया तब वो एकदम बदल चुका था। मतलब इस एडवेंचर ने, ज़िंदगी के सफ़र ने उसे काफ़ी बदल दिया और काफ़ी कुछ सिखाया भी। तो यही हमें समझाना चाहता है कि हम सबकी लाइफ में खुद के मतलब पोलीफेमस होते हैं, खुद की लाइफ की कैलिस्टो होती है, खुद की लाइफ की साइरन्स होते हैं, खुद की लाइफ की सर्सी होती है। ऐसे भी बहुत सारे आइलैंड्स भी होते हैं जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन होता है, हमारा सिर्फ एक ही डिज़ायर होता है, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, जिसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। यहाँ ओडिसियस हमें समझाता है कि हम सबकी लाइफ में खुद का कोई इथिका ज़रूर होता है, जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं। जब हम हार नहीं मानते ना किसी भी चीज़ में, एकदम मक्कम हो जाते हैं ना अपने लक्ष्य की तरफ, तब हमें फाइनली हमारा इथिका मिल ही जाता है। और ऐसे ही हमें बहुत सारी चीज़ें भी सिखा जाता है एडवेंचर। तो अगर तुम्हें ऐसे डीप फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं, तो तुम मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी लोगों को ये वीडियो दिखाओ, ताकि ओडिसी को भला बुरा ना भूले। हम मालूम है तेरे बाप को मत